हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली झारखंड बोर्ड की तरफ से 2023 बोर्ड के लिए क्लास 10 2023 बोर्ड के लिए मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। ठीक है, और ये 2023 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है बच्चों, वो आप लोग का दो टाइप से होने वाला है, ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और जो मॉडल सेट जारी किया गया है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए अलग अलग मॉडल सेट जारी किए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों जो ऑब्जेक्टिव होगा आप लोग का 40 मार्क्स का होगा और सब्जेक्टिव भी आप लोग का 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बच्चों हम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, विज्ञान का 40 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करवा दे रहे हैं, और वो भी चित्र के साथ साथ। ठीक है, ये जो आप चित्र देख रहे हैं बच्चों, वो चित्र के साथ। कभी कभी क्या होता है ना बच्चों कि यदि आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में भूल जाते हैं, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही था कौन सा गलत था। ठीक है, तो आज हम चित्र के माध्यम से आप लोग को बताना चाहेंगे बच्चों, पूरा चित्र के माध्यम से पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा बच्चों। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बच्चों। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को बताने वाला हूँ। सारा सब्जेक्ट का इसी चैनल पे मिशन 2 पे ही आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग आगे बढ़ते बच्चों। और हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो बच्चों लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेगा और 1.5 घंटा का समय मिलेगा आपको पास। ठीक है, 40 क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर जो है अनिवार्य है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के कितने नंबर मिलेंगे बच्चों? 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और अगर गलत भी आप कर दिए, ठीक है, अगर नहीं आता है तो तुक्का लगा देना है बच्चों। ठीक है, क्योंकि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है ना। लेकिन उम्मीद है कि अगर मैं पढ़ा दूं बच्चों तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, देखिए क्या लिखा हुआ है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो देखिए आप इस तरीके से दाढ़ी बनाते बच्चों। ये इंसान जो है दाढ़ी बना रहा है और ये किस चीज़ का प्रयोग कर रहा है? दर्पण का प्रयोग कर रहा है, यानी मिरर का प्रयोग कर रहा है। अब पूछ रहा है कि ये मिरर किस दर्पण होता है? ठीक है, कौन सा दर्पण होता है? तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। ये जो इंसान जो यूज कर रहा है कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का। ठीक है, तो आप भी जो दाढ़ी बनाते हैं बच्चों, वो कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ना याद रहा, आंसर याद ना रहा, तो इंसान को याद रख लेना, और ये किस दर्पण का प्रयोग कर रहा है? अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। ठीक है, तो एक याद रखना है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। अब ये कैसे होता है आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, 10 चैप्टर में, कि ये C जो होता है वक्रता केंद्र होता है और P जो होता है ध्रुव होता है, और दोनों के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग R से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये फोकस जो दिख रहा है बच्चों, ये बीच में है। ठीक है, तो फोकस दूरी जो होता है वो ये वक्रता केंद्र का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि R/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित होती है? अपवर्तित रहती है, यानी कि प्रकाश का जब अपवर्तन होता है उस समय कौन सी भौतिक राशि जो नहीं बदलता है? ठीक, अपवर्तित मतलब होता है नहीं बदलना। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बच्चों? कि जब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मान लो वायु में प्रकाश चल रहा है। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल अलग है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो पानी है। ठीक है, और पानी में प्रकाश की चाल अलग होती है। ठीक है, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस समय जो क्रिया होता है बच्चों, उस समय कौन सी राशि अपवर्तित नहीं होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होता है चेंज नहीं होता, वेग चेंज हो जाता है, तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाता है, लेकिन आवृत्ति जो है बच्चों वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, लेंस की क्षमता, ठीक है, P = 1/f।
ठीक है। तो 1 मीटर फोकस वाले है ना, तो यहाँ पे P और F के जगह में कितना डाल देंगे हम लोग, 1 डाल देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। और हम लोग जानते हैं बच्चों, जो P को हम लोग सूचित करते हैं उसको हम लोग डाईऑप्टर में सूचित करते हैं, है ना। पावर को हम लोग जो भी लिखते हैं उसको हम लोग डाईऑप्टर में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी, 1 डाईऑप्टर होगी, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे बात रहा कि माइनस में 1 होगा सर कि प्लस में होगा, तो प्लस में होगा बच्चों। जब उत्तल पूछेगा तो प्लस में होगा और अवतल पूछेगा तो माइनस में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो सेम यही प्रश्न है बच्चों जो ऊपर में था, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। एक फॉर्मूला हमने क्या बताया कि पावर इज इक्वल टू 1/f होता है ना। अब यहाँ पे 4D पहले से पावर दे रखा है, कितना दिया हुआ है 4D, ठीक है, और यहाँ पे 1/f हो जाएगा। अब ये बच्चों ध्यान दो कि ये f डिवाइड में है ना, ऊपर इधर जाएगा, जब इधर आ जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, तो यहाँ पे f हो जाएगा, और ये जो इनटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। अब इसका हम लोग जब मान निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, सबसे पहले छोटा है तो 0 पॉइंट डालेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 बचे 20, यानी कि 0.25 आएगा, ठीक है। तो फोकस दूरी हमारा कितना आ गया 0.25। लेकिन बच्चों ये जो है आपका मीटर में है और हमारा किस में आंसर है, सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, इसमें से 100 को गुना कर देंगे, ठीक है। जब 100 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, 25 सेंटीमीटर है ना, 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 को 0.25 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए चित्र को देख के अकबका मत जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़िए। क्या लिखा, वाहन के अग्रद्वीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो वाहन जो होता है बच्चों, जो गाड़ी होता है उसका एक अग्रद्वीप जो होता है, अग्रदीप यानी जिसको हम लोग हेडलाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो देखिए यहाँ पे गाड़ी देख रहे हैं, ठीक है, लड़के को मत देखिएगा, ठीक है, गाड़ी को देखिएगा। यहाँ पे देखिए गाड़ी दिख रहा है, गाड़ी का हेडलाइट, ये इसको हेडलाइट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो बच्चों इसको याद रखिएगा, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल, किसका, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और यहाँ पे जो दिख रहा है बच्चों ये वाला, जिससे हम लोग पीछे की दृश्य को देखते हैं, जिसको हम लोग गाड़ी के साइड मिरर कहते हैं, और ये कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है बच्चों, उत्तल का, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, ठीक है। जो गाड़ी के हेडलाइट में होता है अवतल, और गाड़ी के साइड मिरर जो हम लोग पीछे के दृश्य को देखते हैं उसमें उत्तल का उपयोग होता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, हेडलाइट में, है ना, हेडलाइट में। तो हेडलाइट में अभी हम लोग क्या देखें, हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन बोल देता है कि गाड़ी के पीछे दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण है, मतलब साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण लिखते हैं ना। चलो क्वेश्चन देखिए थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मॉडल सेट से मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन कुछ अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। पूरा 2 कॉपी तो मॉडल सेट से तो देगा नहीं, ठीक है। तो जहाँ तक है कि आप इस तरीके का क्वेश्चन को और भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहें बच्चों, ठीक है। तो हम दूसरे सेट भी इसी तरीके से बना के और आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं दूसरा सेट को तैयार करके अपने से बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से अब हम लोग आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। क्या लिखा हुआ, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, ठीक है। आप देखिए कोई किसी का आंख में आप देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब उसमें दिखता है, आपका चेहरा उसमें दिखता है, तो वो कौन सा किस भाग में दिखता है, ठीक है। कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। किस में हो जाएगा बच्चों, दृष्टिपटल। देखिए यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, देखिए आंख का ये चित्र बना हुआ है, ठीक है। अब दृष्टिपटल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है इंसान का जो आंख है वहाँ पे चित्र बनता है ना, प्रतिबिंब बनता है, तो ये हो गया दृष्टिपटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। हाँ क्या लिखा हुआ, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है,
ठीक है। तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? जैसे कि किसी का आंख अगर अच्छा है, ठीक है, सामान्य नेत्र है यानी कि नॉर्मल है, ठीक है, किसी का चश्मा वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो उसका दूर बिंदु क्या है? ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या अनंत। तो दूर बिंदु पूछा बच्चों तो अनंत लिखना है। क्या लिखना है? अनंत। और अगर निकट बिंदु बोला तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना एकदम। ठीक है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाता है, क्या कर देता है, तुरंत 25 सेंटीमीटर मार देता है, लेकिन दूर बिंदु पूछा तो अनंत लिखेंगे और निकट बिंदु पूछा तब 25 सेंटीमीटर मारेंगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल में बच्चों। क्या लिखा हुआ है? नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो बच्चों नेत्र में जब आपकी आंख में प्रकाश जाता है, तो जब ज़्यादा प्रकाश जाता है तो आप आंख को छोटा कर लेते हैं, और जब प्रकाश कम पड़ता है तो आंख को हम लोग बड़ा कर लेते हैं। तो ये किस कौन नियंत्रण करता है इसका? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतली। पुतली ही क्या करता है? ये नियंत्रण करता है प्रकाश, नेत्र में जो प्रकाश जाता है उसका नियंत्रण पुतली करता है। ठीक है, देख लीजिए आप पुतली कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि चित्र आप देख लेंगे ना बच्चों तो याद रहेगा, है ना। देखिए ये पुतली है आपको यहाँ पे, ठीक है, और पुतली ही क्या करता है? नियंत्रण करता है। चलो आगे बढ़ते बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ठीक है, तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो ये होता है बच्चों उल्टा और वास्तविक होता है। क्या होता है? उल्टा और वास्तविक होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है? 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है? ऊर्जा का। अगर क्वेश्चन बोल दिया कि ऊर्जा का एक क्या है ना, ऊर्जा का सही मात्रक, तो क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट। ऊर्जा का इकाई पूछ दिया तो 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट किसकी इकाई है? तो ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है 12 नंबर में? कूलॉम्ब का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर या प्रतिरोध। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश। ठीक है, कूलॉम्ब का एसआई मात्रक विद्युत आवेश, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। ठीक है, तो विद्युत मोटर बच्चों एक युक्ति है, तो वो क्या परिवर्तित करती है? तो आप लोग फैन वगैरह देखे होंगे घर में, है ना। घर में जो फैन होता है वो क्या है? एक मोटर है उसमें लगा होता है। ठीक है, और वो किस में परिवर्तित होता है? तो वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। क्यों बच्चों? क्योंकि आपका जो फैन होता है बच्चों वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा लेता है और इसको गोल गोल घुमाता है। तो गोल गोल घुमा रहा है, वो क्या हो रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो रहा है। विद्युत ऊर्जा से किस में चेंज हो रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो जल का विद्युत अपघटन, देखिए बच्चों एक जल होता है, जैसे जल का सूत्र क्या होता है? H2O। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? करंट करेंगे, है ना, विद्युत अपघटन करेंगे, करंट डालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? H2 और O2 अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन या वियोजन या विस्थापन या द्विस्थापन। तो हमने क्या बताया था बच्चों इस वियोजन अभिक्रिया में कि एकल अभिकारक टूट कर जब छोटे छोटे उत्पाद में निर्माण होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। और संयोजन में क्या होता था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए अभिकारक के साइड, ये देखो ये साइड को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, चलो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और ये जो हो गया बच्चों उत्पाद। ठीक है, जिस चीज़ का निर्माण होता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है? CuOH2Cu+H2O। ठीक है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला के कॉपर हो गया यहाँ पे अलग और H2O साथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है दिए हुए अभिक्रिया में किस प्रकार का उपचयन हो रहा है? तो उपचयन में क्या होता है बच्चों? जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको हम लोग उपचयन कहते हैं। तो अब देखो कि इसमें से ऑक्सीजन का योग किस में हो रहा है? देखो कॉपर में तो ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा है, लेकिन हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है ना, योग हो रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ठीक है, और अपचयन बोल देता तो ऑक्सीजन की कमी, है ना। अपचयन इसमें से कौन सा हो रहा है बच्चों? यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड अपचयन हो रहा है ना। तो चलो उपचयन पूछ रहा था तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि एक कील, देखिए यहाँ पे लोहा का कील जो है ये किस में डाला जा रहा है, कॉपर सल्फेट में। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, इसका हम एक समीकरण लिख देते हैं, उसी से समझ में आ जाएगा। देखिए जब कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। कॉपर सल्फेट में फेरस को डुबोया जाता है, यानी लोहा का कील को डुबोया जाता है, तो क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे क्या है, फेरस अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, फेरस सल्फेट बना देगा, और कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा बच्चों। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है यहाँ पे बच्चों, कि जब अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो उसको हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं हम लोग, जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेरस जो है ज़्यादा ताकत वाला है और कॉपर क्या है, कम ताकत वाला है, तो कॉपर को भगा दिया और फेरस सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लिया है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, प्राकृतिक सूचक बोला है ना। तो मिथाइल ऑरेंज ये बच्चों मानव निर्मित सूचक है, ठीक है, कृत्रिम सूचक है, और फिनोफ्थलेन ये भी कृत्रिम सूचक है। लिटमस पत्र ये प्राकृतिक सूचक है बच्चों, क्यों, क्योंकि ये लिचेन नामक पौधा से निकाला जाता है। पौधा क्या है, प्राकृतिक है, और वहाँ प्राकृतिक सूचक हो गया बच्चों। ठीक है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, अम्ल और क्षारक का पता लगाते हैं ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसी विलयन का pH मान 10 है तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा, अम्ल होगा, लवण होगा, उदासीन होगा या क्षार होगा। तो आप लोग को पता है बच्चों, एक pH स्केल होता है, ठीक है, 0 से लेकर 14 तक की गिनती लिखी हुई रहती है, बीच में कितना होता है, 7 होता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो होता है उसको अम्ल कहते हैं, यानी कि 0 से 7 के बीच रहा है ना, अल में लिख दिए हम अम्ल है ना। तो 0 से 7 के बीच रहा तो उसको अम्ल कहेंगे, और जो 7 से 14 के बीच रहेगा उसको हम लोग क्षारक कहेंगे। ठीक है, और जो बीच में रहा उसको हम लोग उदासीन कहेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं, ले लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, 10 है, अब बताओ 7 और 10 के बीच जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, क्षारक में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ रहता है कि एक विलयन का pH मान 4 है, 3 है, 2 है, तो वो अम्ल में चला जाता है, और यहाँ पे 7 से अधिक हो गया तो क्षार। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि 7 के बराबर होता तो क्या होता, तो उदासीन होता है ना। चलिए, तो इसमें से हम लोग को पूछ दिया था 10 का है ना, 7 से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, क्या लिखा हुआ है, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे बच्चों, कोई अम्ल वगैरह वैसा चीज़ आपके घर में आता होगा तो इस तरीके से साइन बना होगा, है ना, इस तरीके से। तो ये साइन क्या बताता है, ये बताता है बच्चों कि जो अम्ल है उसको हथेली पे, खुली हथेली पे नहीं लेना चाहिए। देखिए अगर हथेली पे ले लेंगे तो यहाँ देखिए दिख रहा है ना, इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, है ना, इस तरीके से आपका हाथ खराब हो सकता है। तो ये क्या बता रहा है, ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए। नहीं बच्चों, ये गलत, ये चीज़ नहीं बता रहा है, ये संकेत नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, ये भी संकेत नहीं, ये गलत कर रहा है। हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, बताओ अम्ल से हाथ धोएंगे, वैसे वैसे खतरनाक अम्ल होते हैं, बहुत भयानक एसिड होता है, उससे धोएंगे तो बताओ क्या होगा, हाथ इस तरीके से जल जाए, है ना। सांद्र अम्ल और क्षार वाले बर्तन चेतावनी चिन्ह, है ना, ये चेतावनी चिन्ह है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से किसी भी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट हाथ में हथेली पे नहीं ले सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा हुआ है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में बच्चों टार्टिक अम्ल, कौन अम्ल, टार्टिक अम्ल पाया जाता है। अब बात करें कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो संतरा में। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पलट भी सकता है बच्चों, ठीक है, इसलिए हम लोग कुछ आगे भी कर लेते हैं, है ना। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है बच्चों, बताओ जल्दी से। अभी तो हमने बताया, सिट्रिक दो जगह लिख दिया, संतरा में ही। लैक्टिक अम्ल नींबू में बच्चों, ठीक है, याद रखना है। और टार्टिक तो हम बता दिए बच्चों, है ना, किस में, इमली में, तो ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो कि सिट्रिक संतरा में, लैक्टिक नींबू में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन आधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ध्यान दो, आधातु, धातु वाला बोल के और तुरंत पारा मत मार देना, है ना। यहाँ पे आधातु बोला है, कौन आधातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।
तो बच्चों ये ब्रोमीन है। ब्रोमीन ऐसे अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव होती है। और यही क्वेश्चन पूछता है कि धातु, कौन सी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा, है ना। लेकिन अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बच्चों मेरे दिमाग में आ गया। ठीक है, जो क्वेश्चन इसका कर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में आप लोग, कि कौन सा अधातु है ना, जो विद्युत का सुचालक है। कौन सा अधातु जो विद्युत का सुचालक है, इसको कमेंट में करके जल्दी से बताओ बच्चों, है ना। कौन सा अधातु जो विद्युत का सुचालक है। चलिए, आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, है ना, तो उसको जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। सबसे पहली बात की कभी किसी स्टूडेंट्स लोग को कि आधुनिक मतलब आवर्त सारणी पता ही नहीं होता है क्या होता है। तो देखिए ये चित्र जो देख रहे हैं ना, यही है आवर्त सारणी। आप बहुत लोगों के बुक में देखे होंगे, है ना, आप क्लास 9th के बुक में भी ऐसे छपे देखे होंगे, शायद नहीं पढ़े होंगे लेकिन देखे ज़रूर होंगे, है ना। कोई कैलेंडर वगैरह में होता होगा इस तरीके से, है ना। ये जो साइंस स्टूडेंट्स जो आपके भाई बहन, बड़े भाई बहन लिए होंगे, उन लोग के भी ये पीरियोडिक टेबल रहता है ना। आवर्त सारणी इसी को बोलते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखना, आवर्त सारणी इसी को कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि ये जो आवर्त सारणी है किस आधार पर बना है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संरचना या परमाणु आकार। ठीक है, तो जो आधुनिक, जो अभी का जो पीरियोडिक टेबल है बच्चों, अभी का आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के आधार पर बना हुआ है, जो कि आप लोग 9th क्लास में याद किए होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कम से कम 20 तक तो आप लोग याद किए होंगे, है ना। हम तो अपने कोचिंग में भी ये 20 तक का लगभग क्लास 9th में याद करवा ही देता हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे परमाणु संख्या के आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर ही आवर्त सारणी को रखा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। चलो आगे बढ़ते बच्चों, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। ठीक है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है बच्चों, तो ये है पोटेशियम। ठीक है, आपको एक चित्र बता रहे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील और सबसे कम अभिक्रियाशील का एकदम पूरा सीरीज बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखो सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब, है ना। और सबसे कम अभिक्रियाशील अगर क्वेश्चन पूछ देता तो गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, ये सब कम अभिक्रियाशील धातु है बच्चों। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा से ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे आप हमें डायरेक्ट मांगिए, वहाँ से हम डायरेक्ट दे देंगे। ठीक है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो वहाँ से भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हो गया कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु अभी हमने बताया। कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या बताया था। हाँ चलिए आगे आते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी में भूपर्पट्टी पर प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग खनिज कहते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से डायरेक्ट पाया जाता है ना भूपर्पट्टी पर, पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर, तो क्या पाया, उसको बोलते हैं हम लोग खनिज कहते हैं। और उसके साथ कुछ जरूरी चीज़ भी निकल जाता है साथ साथ में, है ना। जब खनिज हम लोग निकालते हैं तो उसके साथ साथ कुछ जरूरी चीज़ भी निकल जाता है, जिसको हम लोग अयस्क कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं हम लोग, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। ठीक है, तो प्रोपेनॉल, है ना, तो देखिए नॉल, हॉल, है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, एल्कोहल क्रिया समूह में, है ना। इसमें क्रियाशील समूह जो है अलग अलग होता है बच्चों, एल्कोहल, कीटोन, सबका अलग अलग होता है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, बहुत अलग अलग होता है। लेकिन ये प्रोपेनॉल है बच्चों, ये एल्कोहल समूह का है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एल्कोहल मतलब आप दारू को मत समझिए, इसका एक समूह है पूरा, है ना। आपका जो वो उसका सूत्र भी जो होता है C2H5OH, है ना, ये इसका सूत्र होता है दारू का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है, जल का टूटना, ये तो होता है बच्चों, ऑक्सीजन का मुक्त होना, अरे
क्यों नहीं होगा, है ना। जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो हमारे पेड़ पौधे से ऑक्सीजन भी मुक्त होता है, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेता है ना, तो ये नहीं होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या नहीं होता प्रकाश संश्लेषण, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना नहीं होता है, ये मुक्त नहीं होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, हाँ उपयोग तो होता है प्रकाश संश्लेषण में, लेकिन मुक्त नहीं होता है बच्चों, निकलता नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, निकलता क्या है, ऑक्सीजन निकलता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। ठीक है, तो बच्चों एक संवहन उत्तक होता है, ठीक है, दो संवहन उत्तक, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोएम पूछ रहा है, तो फ्लोएम में जो पौधे का वहन होता है, अब फ्लोएम करता क्या है बच्चों, देखो ये पेड़ है ना, देखो बताते हैं, सिंपल से समझना, इसका दो उत्तक होता है, जाइलम और फ्लोएम। क्या होता है, जाइलम, एक बार लिख देते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, वीडियो लंबा होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज़ है कि समझ में आना चाहिए, है ना। एक फ्लोएम एक जाइलम, ठीक है, क्योंकि इससे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो जाइलम और एक फ्लोएम होता है। तो सबसे पहले जाइलम क्या करता है बच्चों, जड़ से जितना भी खनिज लवण जल वगैरह वगैरह होता है ना, ये सब क्या करता है, पत्तियों तक पहुँचाता है, खाना बनाने के लिए, भोजन को प्राप्त करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, कहाँ तक पहुँचाता है, पत्तियों तक पहुँचाता है। ठीक है, ये जाइलम का काम है। तो जाइलम क्या हुआ कि नीचे से ऊपर की तरफ वहन कर रहा है, क्लियर है, ये जाइलम क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब फ्लोएम क्या करता है बच्चों, फ्लोएम ने जो पत्तियों पर जो बना भोजन है बच्चों, पत्तियों में जो बना भोजन वो क्या करता है, अन्य भागों तक पहुंचाता है, सभी भागों तक पहुंचाता है। कौन, फ्लोएम ये करता है, पत्तियों में जो बना भोजन उसको अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो ये जो फ्लोएम है बच्चों, ये इसका दिशा जो होता है ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, क्योंकि ये ऊपर तरफ भी जाता है भोजन को लेकर और ये नीचे तरफ भी आता है। तो ये अन्य भाग क्या हो गया, अन्य भाग ये सब भी है ना, तो ये नीचे भी आ रहा है और ऊपर भी जा रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन अब क्या पूछा था। हाँ, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है, तो केवल ऊपर की ओर, गलत, नहीं, वो तो जाइलम का काम है। केवल नीचे की ओर, ये भी नहीं, ऊपर और नीचे दोनों की ओर। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया ना ये फ्लोएम और जाइलम क्या है। ठीक है, बस ऐसे पढ़ लेने से नहीं होता है ना, उसमें समझना होता है। अगर समझ लेते हैं तो आप एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ मार के आएंगे, है ना, मेन चीज़ होता है कॉन्फिडेंस कम से मारना। चलिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए बच्चों, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वृक्क का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु कहते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वृक्काणु होगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो फल को पकाने के लिए कौन सा, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन या फिर पसाइटोकिनिन। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। ठीक है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, जिबरेलिन। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ठीक है, तो ये अंडाशय में थायराइड द्वारा, वृषण द्वारा, प्यूटरी द्वारा। एस्ट्रोजन जो है बच्चों ये किसका है, ये किस में होता है, एस्ट्रोजन जो होता है बच्चों, एस्ट्रोजन जो होता है वो होता है स्त्रियों में होता है ना, किस में होता है, स्त्रियों में। और ये किस में होगा बच्चों, अंडाशय, थायराइड, वृषण या प्यूटरी। तो बच्चों स्त्रियों में ही अंडाशय होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रोस्टेशन कहता तो हमारा वो पुरुषों में हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों हम लोग 32 नंबर सवाल में, क्या लिखा हुआ है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक बच्चों, ठीक है, और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते 35 नंबर सवाल दिया गया बच्चों, देखिए क्या दिया हुआ है, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रा का चित्र दिया गया है और ये किस तरीके से जनन हो रहा है बच्चों, मुकुलन, विखंडन, द्विविखंडन या पुरजनन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रा जो होता है इसका जनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, क्या लिखा हुआ है, पक्षी और चमगादड़ के पंख है तो कैसे अंग है ना, पंख, जो पक्षी और चमगादड़ के पंख है कैसे है, समजात अंग है, अवशेषीय अंग है, जीवाश्म या फिर असमजात। ठीक है, तो पक्षी और चमगादड़ के जो पंख है बच्चों वो समरूप है।
क्या है, समरूप है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। समरूप में क्या हो जाता है बच्चों कि जो दोनों का जो पंख है वो उड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, समरूप हो गया। तो समजात तो होगा नहीं, अवशेषी तो होगा नहीं, और जीवाश्म तो होगा नहीं, असमजात हो जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि समजात नहीं है तो असमजात हो जाएगा, ठीक है, समरूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो पौधा चुना था बच्चों वो मटर चुना था, ठीक है, मटर के दाने को चुना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग को सबसे पहले आहार श्रृंखला के बारे में जानना होगा। क्या है ना कि दुनिया में जितने भी चीज़ हैं वो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चित्र दिखाएगा बच्चों, इस चित्र को देखो ध्यान से कि देखो यहाँ पे सबसे पहला नंबर में आप लोग का आ जाता है घास, घास के बाद टिड्डा, उसके बाद मेंढक, सांप और बाज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो घास को कौन खाता है, टिड्डा, टिड्डा को कौन खाता है, मेंढक, मेंढक को कौन खाता है, सांप, सांप को कौन खाता है, बाज खाता है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे श्रृंखला दिए हुए हैं, 3 श्रृंखला है जिसमें से हम एक श्रृंखला को यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाता है, पौधा आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले नंबर पे हमारे कौन सा हो जाएगा, तो पहला आहार श्रृंखला में हमारा पौधा आ जाएगा, पौधा में हमारा क्या आ जाएगा, घास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ द्वितीयक पूछता तो हमारा द्वितीयक में टिड्डा हो जाता है ना, तृतीयक पूछता तो मेंढक हो जाता, सांप हो जाता, इस तरीके से, है ना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो शाकाहारी का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, प्रथम पोषी स्तर में, द्वितीय पोषी स्तर में, तृतीय पोषी स्तर या चतुर्थ पोषी स्तर, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो होता है आपका पादप, ठीक है, प्रथम पोषी स्तर पर आप लोग का पादप आता है, ठीक है, पादप, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, पादप को कौन खाता है, हिरन खाता है, हिरन, ठीक है। उसके बाद हिरन, उसके बाद आता है मानव बच्चों, चूंकि मानव, पादप और हिरन मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, ठीक है। तो ये मानव आ जाएगा। मानव के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, शेर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद शेर के बाद, शेर को जीवाणु विषाणु लोग खाता है, यानी कि अपघटक हो जाएगा, है ना, अपघटक, अपघटक, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले देखो यहाँ पे पहला नंबर पे पादप आ जाएगा, दूसरे नंबर पे हिरन। तो हमको क्या पूछ रहा है, शाकाहारी। तो शाकाहारी अभी तक कहाँ था, हिरन में था, यानी कि द्वितीय पोषी स्तर में आप देखें तो शाकाहारी का निर्माण हो रहा है ना। लेकिन यहीं पे अगर मानव पूछ देता तो वहाँ से मांसाहारी भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि मानव जो है सब चीज़ खाता है, शाकाहारी भी पेड़ पौधा भी खा लेता है और कुछ भी खा लेता है, मांस मछली जो मिला, है ना, कीड़ा मकोड़ा यहाँ तक के खा लेता है। चीन वाले को तो पता होगा ना उन लोग तो दोनों खा लेता है। तो यहाँ पे शाकाहारी का निर्माण कहाँ होता है, तो द्वितीय पोषी स्तर में, ये प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, ये तृतीय में आ जाएगा ये सब, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। तो ओजोन जो परत है बच्चों, ठीक है, जो आप लोग के आसमान में है, परत बाय परत बना हुआ है ना ऊपर में, तो ओजोन जो परत है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। और जिसके कारण से क्या होगी, हमारे पास पृथ्वी का जो किरण डायरेक्ट हमारे स्किन पे पड़ेगा, हमारे बॉडी पे पड़ेगा, जो कि स्किन खराब कर देगा। तो ओजोन परत हम लोग के लिए बहुत लाभदायक है ना। तो ओजोन परत का अपक्षय काहे हो रहा है ना, क्यों हो रहा है अपक्षय, मतलब क्यों खत्म हो रहा है ओजोन परत। तो CFC बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही कारण, ठीक है। अब ये बोलेंगे सर ये कहाँ से आता है सर, देखो जो फ्रिज व्रिज अपने घर में चलाते हो ना, जिससे गैस निकलता है ना, वही तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वही तो ओजोन परत को अपक्षय कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। यदि ये ओजोन परत खत्म हो जाएगा बच्चों तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना। स्किन रोग, स्किन कैंसर हो जाएगा, है ना, चर्म कैंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है ना, अगर तुम ना होते तो मैं भी ना होता, ओजोन परत का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 39 नंबर सवाल में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन जैव ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी, ये तो जैव मात्रा है, गोबर गैस, ये भी है, नाभिकीय ऊर्जा ये नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा जो जैव मात्रा नहीं आता है, ठीक है। लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये सब हमारा जैव मात्रा में आता है, नाभिकीय ऊर्जा जो है ये नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। आप लोग देखे होंगे बच्चों, ठीक है,
आप कभी जाते होंगे तो यहाँ पे पवन चक्की बना होगा, आपके बुक में भी बना होगा बच्चों, पवन चक्की, है ना। तो पवन चक्की जो वहाँ पे उत्पादन होता है ना, वहाँ जो ऊर्जा उत्पादन होता है, विद्युत उत्पादन होता है, उससे भी विद्युत उत्पादन होता है, तो उत्पादन होता है, तो उसमें जो हवा की चाल कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए बच्चों, तभी वहाँ पे जो विद्युत का उत्पादन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो न्यूनतम इतना होना ही चाहिए, है ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोग का 40 का 40 पूरा क्वेश्चन, ठीक है। इस मॉडल सेट का पूरा कंप्लीट करवा दिए बच्चों, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और आगे इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट का आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद मैं इसका सब्जेक्टिव बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग बने रहें हमारे चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।